नमस्ते दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राणा कुंभा के स्थापत्य प्रेम के बारे में। देखिए, राणा कुंभा की जो पिछली क्लास थी उसमें हमने राणा कुंभा द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्धों का अध्ययन किया था, उनके द्वारा की गई कुछ प्रमुख संधियों का अध्ययन किया था। और आज की क्लास में हम राणा कुंभा के स्थापत्य प्रेम, संगीत प्रेम और साहित्य प्रेम के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं महाराणा कुंभा के स्थापत्य प्रेम से। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि स्थापत्य कहा किसे जाता है। तो जितने भी भवन निर्माण संबंधी कार्य होते हैं, महल बनवाना, दुर्ग बनवाना, मंदिर बनवाना, ये जितने भी भवन निर्माण संबंधी कार्य होते हैं, इन्हीं को स्थापत्य कहा जाता है। महाराणा कुंभा के बारे में आपको स्थापत्य कला से संबंधित जो पहली बात ध्यान रखनी है वो क्या है कि इन्हीं महाराणा कुंभा को राजस्थान स्थापत्य कला का जनक, पिता एवं पितामह कहा जाता है। तो पहली बात तो आपको यही ध्यान रखनी है कि महाराणा कुंभा को राजस्थान स्थापत्य कला का जनक, पिता तथा पितामह कहा जाता है। दो इतिहासकार हैं, एक का नाम है वीर विनोद के लेखक कविराज श्यामल दास और एक का नाम है कर्नल जेम्स टोड। ये दोनों इतिहासकार ये कहते हैं कि पूरे मेवाड़ में 84 दुर्ग बने हुए हैं। उन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने अपने शासनकाल के अंतर्गत करवा दिया था। तो देखिए, लिखिए, कविराज श्यामल दास व कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। आपको ध्यान रखना है, मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, ना कि राजस्थान के 84 दुर्गों में से। तो इसका आप विशेष तौर पे ध्यान रखना। देखो, महाराणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण कराया, इसके अलावा भी मेवाड़ में कई मंदिरों का निर्माण करवाया, कई महलों का निर्माण करवाया। इसीलिए महाराणा कुंभा का शासनकाल मेवाड़ स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है। तो आप इसका भी ध्यान रखना। देखिए, इसीलिए महाराणा कुंभा का शासनकाल मेवाड़ में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है। महाराणा कुंभा ने जो निर्माण कराए उनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए दोस्तों, अब देखिए, महाराणा कुंभा ने जो प्रमुख निर्माण करवाया था उसमें जो सबसे पहला निर्माण हम देखेंगे वो देखेंगे विजय स्तंभ अथवा कीर्ति स्तंभ। तो देखिए, विजय स्तंभ अथवा कीर्ति स्तंभ, सबसे पहली बात आपको जो ध्यान रखनी है कि विजय स्तंभ अथवा कीर्ति स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने किसके माध्यम से करवाया था। तो इसके जो शिल्पकार थे, इसके शिल्पी थे, उनका नाम था जैता, नापा, पोमा और पूंजा। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। देखिए, इसकी स्थापना जैता, नापा, पोमा और पूंजा द्वारा की गई थी। विजय स्तंभ अथवा कीर्ति स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने क्यों करवाया था। तो देखिए, सन 1437 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने मालवा के ऊपर आक्रमण किया था और मालवा के ऊपर आक्रमण करके मालवा का जो सुल्तान था महमूद खिलजी प्रथम, उसको 1437 के सारंगपुर युद्ध में हराया था। और उसी युद्ध की जीत की खुशी में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ अथवा कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो आपको ध्यान रखना है। तो लिखिए, इसका निर्माण कुंभा ने 1437 ईस्वी के सारंगपुर के युद्ध अर्थात मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। लेकिन इसका जो निर्माण कार्य है सन 1437 ईस्वी में शुरू नहीं हुआ था, बल्कि इसका निर्माण कार्य सन 1440 ईस्वी में शुरू हुआ था और सन 1448 ईस्वी में पूरा हुआ था, करीब करीब 8 साल में। तो देखिए, ये भी आपको लिखना चाहिए, 1440 ईस्वी से लेकर के 1448 ईस्वी तक इसका निर्माण कार्य चला था। अगली बात जो आपको विजय स्तंभ के बारे में ध्यान रखनी है वो क्या है कि विजय स्तंभ एक 9 मंजिला इमारत है, 9 मंजिल का है विजय स्तंभ। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, ये जो आपको इधर दिख रहा है ये विजय स्तंभ है और इधर जो आपको दिख रहा है ये जैन कीर्ति स्तंभ है। अभी आगे चल करके हम इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी आप अपना ध्यान केवल इस पर रखिए। ये जो विजय स्तंभ आपको दिख रहा है ये एक 9 मंजिला इमारत है। तो एक बात तो ये हो गई। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि ये जो विजय स्तंभ है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। इसीलिए इस विजय स्तंभ को गरुड़ ध्वज एवं विष्णु ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना, किसको समर्पित है, विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। इसीलिए विजय स्तंभ को किस किस नाम से जाना जाता है, गरुड़ ध्वज एवं विष्णु ध्वज। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। देखो, इसे इस कारण विष्णु ध्वज और गरुड़ ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं विजय स्तंभ की ऊंचाई एवं चौड़ाई के बारे में। तो देखिए, यह है विजय स्तंभ की ऊंचाई। विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है तो देखिए 122 फीट ऊंचा विजय स्तंभ को माना जाता है। और ये चौड़ाई है विजय स्तंभ की। इस चौड़ाई के बारे में यह कहा जाता है कि विजय स्तंभ 30 फीट चौड़ा है। तो देखिए,
30 फीट चौड़ा और 122 फीट ऊंचा है। तो एक बात आप ये भी लिखिए, देखिए यह 30 फीट चौड़ा एवं 122 फीट ऊंचा है। कई पुस्तकों में विजय स्तंभ की ऊंचाई 120 फीट भी दी गई है, लेकिन ये जो डेटा आपको दिख रहा है ये डेटा मैंने डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक में से लिया है, जो कि एक बहुत ही मान्य पुस्तक है। चलिए दोस्तों, अगली बात जो है वो क्या है, विजय स्तंभ के बारे में जो आपको ध्यान रखनी है। हमने क्या देखा है, विजय स्तंभ कितना मंजिला इमारत है, 9 मंजिला इमारत है। तो इसकी 9 मंजिलों पर जाने के लिए, इसके ऊपरी तल पर जाने के लिए सीढ़ियां लगी हुई है। उन सीढ़ियों की संख्या भी आपसे पूछी जाती है। तो विजय स्तंभ में कुल कितनी सीढ़ियां हैं, कुल 157 सीढ़ियां हैं। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। तो देखिए लिखिए, विजय स्तंभ में कुल 157 सीढ़ियां हैं। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि ये जो विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल है, इस तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। तो देखिए, इसकी तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह नाम या अल्लाह शब्द अंकित है। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि ये जो विजय स्तंभ है, इस पर इतनी सारी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई है कि इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है। तो देखिए लिखिए, विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का क्या कहा जाता है, विश्व कोश, अर्थात विश्व का खजाना कहा जाता है, विश्व कोश कहा जाता है। साथ ही क्या कहा जाता है, इतनी सारी मूर्तियां इसमें लगी हुई है, इसीलिए इस विजय स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। तो देखिए, साथ ही विजय स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहा जाता है। अब देखिए, एक इतिहासकार है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने इस विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से की है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। तो देखिए लिखिए, कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से की है। एक और इतिहासकार है, उनका नाम क्या है, फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ की तुलना, रोम में एक टावर है, एक स्तंभ है, उसका नाम है टार्जन टावर। फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन टावर से की है। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। देखिए लिखिए, जबकि फर्ग्यूसन ने रोम के टार्जन टावर से विजय स्तंभ की तुलना की है। एक और इतिहासकार हैं, उनका नाम है हरमन गूज। हरमन गूज ने क्या कहा है विजय स्तंभ को लेकर के कि महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण क्यों करवाया है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर है, उस मंदिर को कहा जाता है सिमिद्धेश्वर मंदिर। सिमिद्धेश्वर मंदिर के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि इसी मंदिर को त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और मोक्कल जी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हरमन गूज क्या कहते हैं कि महाराणा कुंभा ने इस विजय स्तंभ का निर्माण उस सिमिद्धेश्वर मंदिर की पूजा अर्चना करने के लिए या उस मंदिर के निमित्त करवाया है। तो ये बात आपके लिए थोड़ी सी नई हो सकती है, हरमन गूज वाली बात का आप ध्यान रखना। हरमन गूज विजय स्तंभ को सिमिद्धेश्वर मंदिर की पूजा अर्चना के लिए बनाया हुआ मानते हैं। अब देखिए, विजय स्तंभ के बारे में एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि ये जो इसकी 9वीं मंजिल है, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ के आगे चल करके एक महाराणा होते हैं 1857 की क्रांति के आसपास, उनका नाम होता है महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह के समय में इस विजय स्तंभ के ऊपर, इसकी 9वीं मंजिल के ऊपर आसमानी बिजली गिरी थी। आसमानी बिजली गिरने से इसकी 9वीं मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसीलिए इसकी 9वीं मंजिल को महाराणा स्वरूप सिंह ने फिर से निर्माण इसका करवाया था, फिर से उसको पुनर्निर्मित करवाया था। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। तो देखिए लिखिए, महाराणा स्वरूप सिंह के समय बिजली गिरने के कारण इसकी 9वीं मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसे महाराणा स्वरूप सिंह ने पुनर्निर्मित करवाया था। तो देखिए दोस्तों, एक बात ये हो गई। अब आपको जो अगली बात ध्यान रखनी है वो क्या है, तो आप विजय स्तंभ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, यहाँ ये नीचे से बहुत चौड़ा है, ठीक है, बीच में से थोड़ा सकरा हो जाता है और ऊपर जाकर के फिर से थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि विजय स्तंभ नीचे एवं ऊपर से तो चौड़ा है, जबकि बीच में से क्या है, सकरा है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए लिखिए, विजय स्तंभ ऊपर एवं नीचे से चौड़ा है, जबकि बीच में से क्या है, सकरा है।
अगली बात जो आपको विजय स्तंभ के बारे में ध्यान रखनी है वो क्या है कि विजय स्तंभ राजस्थान की ऐसी पहली इमारत है जिस पर भारत सरकार ने 15 अगस्त सन 1949 में सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया था। तो देखिए आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, लिखिए विजय स्तंभ राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। कब? 15 अगस्त 1949 को। देखिए लिखिए 15 अगस्त 1949 में डाक टिकट जारी किया था। और इस डाक टिकट की कीमत क्या थी? 1 रुपया। 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था विजय स्तंभ पर। अब आपको जो विजय स्तंभ के बारे में अगली बात ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है कि यही विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का प्रतीक चिन्ह भी है। तो देखिए लिखिए विजय स्तंभ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखना। अब देखिए ये सब बातें तो हो गई विजय स्तंभ के बारे में। अब बात करते हैं कीर्ति प्रशस्ति के बारे में। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कैसे कि वे क्या मानते हैं, उनको क्या पढ़ाया गया है या उन्होंने क्या पढ़ा है कि विजय स्तंभ तो अलग चीज है जबकि जो कीर्ति प्रशस्ति है वो कीर्ति प्रशस्ति इस जैन कीर्ति स्तंभ पे लिखी हुई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महाराणा कुंभा का संबंध दूर दूर तक नहीं है जैन कीर्ति स्तंभ से। जैन कीर्ति स्तंभ बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। जो महाराणा कुंभा की कीर्ति प्रशस्ति है वो इसी विजय स्तंभ पे ही लिखी हुई है। महाराणा कुंभा का जो भी संबंध है इसी स्तंभ से है। और जो कीर्ति प्रशस्ति है इस विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ क्यों कहा जाता है उसके पीछे का कारण क्या है कि इसकी 9वीं मंजिल पर कीर्ति प्रशस्ति लिखी गई है। तो आप ध्यान रखना कौन सी मंजिल पर? 9वीं मंजिल पर कीर्ति प्रशस्ति लिखी हुई है। और 4 अलग अलग ताकों में कीर्ति प्रशस्ति लिखी गई थी लेकिन इस पर बिजली गिर गई थी। और बिजली गिरने से क्या हुआ कि 2 ताक तो नष्ट हो गए और वर्तमान में भी 2 ताक विद्यमान हैं लेकिन उनमें जो श्लोक हैं वे श्लोक घिस चुके हैं, टूट चुके हैं, सुरक्षित अवस्था में नहीं मिलते हैं। तो इस बात को आप समझ लेना आज कि महाराणा कुंभा की जो कीर्ति प्रशस्ति है वो इन्हीं के विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर विद्यमान है। इसीलिए इस विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। तो देखिए लिखिए सबसे पहली बात तुम यही लिखेंगे कीर्ति प्रशस्ति विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर 4 अलग अलग ताकों में लगी हुई है जिसमें से अब केवल 2 ही ताक सुरक्षित है। लेकिन 2 ताकों के जो श्लोक हैं पूरे श्लोक सुरक्षित नहीं मिलते, उनमें से कुछ ही श्लोक सुरक्षित हमें मिलते हैं। अब देखिए जो कीर्ति प्रशस्ति है इस कीर्ति प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो ऐसा कहा जाता है इस कीर्ति प्रशस्ति की रचना कवि अत्रि ने की थी। लेकिन कवि अत्रि की बीच में ही मृत्यु हो गई थी। इसीलिए फिर कवि अत्रि की मृत्यु के बाद में उनका पुत्र हुआ महेश। महेश ने कीर्ति प्रशस्ति की रचना को पूर्ण किया था। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। तो देखिए लिखिए कीर्ति प्रशस्ति के प्रशस्तिकार कवि अत्रि एवं उनका पुत्र महेश था। तो इसके बारे में आप आज समझ गए होंगे। जैन कीर्ति स्तंभ का तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है। विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ क्यों कहा जाता है? क्योंकि विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर कीर्ति प्रशस्ति विद्यमान है। कीर्ति प्रशस्ति को किसने लिखा था? कवि अत्रि एवं उनके पुत्र महेश ने। तो चलिए दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगली स्लाइड में हम जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में बात करेंगे। हमने विजय स्तंभ के बारे में तो बात कर ली है, अब ये जैन कीर्ति स्तंभ हमको दिख रहा है, जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में भी हम बात करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलेंगे। एक बार आप इसका भी ले लीजिए अगर लेना चाहें तो, और इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फिर हम आगे चलेंगे। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में। देखिए जैन कीर्ति स्तंभ, ये जो इधर आपको बिल्डिंग दिख रही है ये जैन कीर्ति स्तंभ है। देखने में ये विजय स्तंभ के जैसे ही दिखती है कुछ कुछ, लेकिन विजय स्तंभ से काफी अलग है। विजय स्तंभ 122 फीट ऊंचा है जबकि जो जैन कीर्ति स्तंभ है ये केवल 75 फीट ऊंचा है। विजय स्तंभ एक 9 मंजिला इमारत है जबकि ये जो अपने को जैन कीर्ति स्तंभ दिख रहा है ये एक 7 मंजिला इमारत है। तो देखिए लिखिए जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ के किले में अवस्थित एक 7 मंजिला इमारत है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 75 फीट। जैन कीर्ति स्तंभ को किसने बनवाया था? तो देखिए जैन कीर्ति स्तंभ को सन 1301 ईस्वी में एक जैन व्यापारी जिसका नाम था जीजा साहेब बघेरवाला, जीजा साहेब बघेरवाला ने इसको बनवाया था। तो आपको यह भी ध्यान रखना। तो देखिए लिखिए
इसकी स्थापना एक जैन व्यापारी जीजा साहेब बघेरवाला द्वारा करवाई गई थी। जीजा साहेब बघेरवाला ने जैन कीर्ति स्तंभ क्यों बनवाया था? तो जो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर हैं, इनके प्रथम भगवान हैं, जिनको कहा जाता है आदिनाथ या ऋषभदेव, ऋषभदेव को समर्पित करते हुए उनकी स्मृति में या उनकी पूजा के निमित्त जीजा साहेब बघेरवाला ने जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। और आदिनाथ को समर्पित होने के कारण ही इस जैन कीर्ति स्तंभ को आदिनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। तो आप इसका भी ध्यान रखना। तो देखिए लिखिए, यह जैन कीर्ति स्तंभ भगवान आदिनाथ या ऋषभदेव को समर्पित होने के कारण आदिनाथ स्तंभ भी कहलाता है। कई स्टूडेंट यहाँ पर भी कंफ्यूज होते हैं कि कुछ बुक्स में तो जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में क्या मिलता है कि ये आदिनाथ को समर्पित है, जबकि कुछ पुस्तकों में क्या मिलता है कि ये ऋषभदेव को समर्पित है। आदिनाथ कह लो चाहे ऋषभदेव कह लो, एक ही बात है। आज के बाद में आप कंफ्यूज मत होना, आदिनाथ और ऋषभदेव क्या है, एक ही बात है। तो देखिए यह है जैन कीर्ति स्तंभ। ये जो जैन कीर्ति स्तंभ आपको दिख रहा है, देखने में आपको फोटो में थोड़ा उनमें फर्क दिखेगा नहीं, लेकिन आप इसका एक चबूतरा एक बार देखिए, चबूतरे पे आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे कि दोनों फोटोज अलग अलग है, विजय स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ। महाराणा कुंभा का संबंध विजय स्तंभ से ही है, कीर्ति स्तंभ से महाराणा कुंभा का कोई संबंध नहीं है। और एक बात देखिए, किसी भी बुक में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था। ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सन 1301 ईस्वी में जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण हुआ था, तो किसका शासनकाल रहा होगा 1301 ईस्वी में? हमने क्या पढ़ा है, रावल रतन सिंह का शासनकाल कब से कब तक था? 1302 से 1303 ईस्वी। तो फिर 1301 ईस्वी में किसका शासनकाल रहेगा चित्तौड़ में? रावल रतन सिंह के पिता का, जिनका नाम था समर सिंह अथवा समरसी। तो हम ये कह सकते हैं इस आधार पर कि जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ होगा? रावल रतन सिंह के पिता समर सिंह अथवा समरसी के शासनकाल में जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं राणा कुंभा द्वारा बनवाए गए कुछ प्रमुख दुर्गों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। कुंभलगढ़ दुर्ग वर्तमान में राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत आता है? राजसमंद जिले के अंतर्गत। तो एक बात तो आपको यही ध्यान रखनी है, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में जो आपको सबसे पहली बात ध्यान रखनी है वो क्या है कि इस कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने अपनी रानी कुंभल देवी की स्मृति में करवाया था। तो देखिए लिखिए, कुंभलगढ़ का निर्माण राणा कुंभा ने अपनी रानी कुंभल देवी की स्मृति में करवाया था। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है, आपसे पूछा जाता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था? वास्तुकार मतलब आर्किटेक्ट। कुंभलगढ़ दुर्ग का आर्किटेक्ट कौन था? इसका नक्शा किसने बनाया था? तो उसका नाम है मंडन। तो मंडन का नाम आपको ध्यान रखना है। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था? मंडन था। अब देखिए, जो कुंभलगढ़ दुर्ग का परकोटा है, परकोटा किसे कहते हैं? जो किसी भी घर के चारों ओर का जो दीवार होती है, डंडा जिसको हम बोलते हैं, दीवार होती है, उस दीवार को परकोटा कहा जाता है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो परकोटा है, इस परकोटे के बारे में यह कहा जाता है कि इसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। तो देखिए लिखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग का परकोटा 36 किलोमीटर लंबा है, इसीलिए इस दीवार को, इस परकोटे की दीवार को क्या कहा जाता है? भारत की महान दीवार। ध्यान देना, भारत की महान दीवार बोला है मैंने, ना कि राजस्थान की महान दीवार। इसकी चौड़ाई के बारे में क्या कहा जाता है? लंबाई तो कोई 36 किलोमीटर, लेकिन इस परकोटे की दीवार की जो चौड़ाई है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। इसीलिए इतिहासकार ये कहते हैं कि इतनी चौड़ी तो है कि इस पर एक साथ 4 घुड़सवार अपने घोड़े दौड़ा सकते हैं। तो देखिए लिखिए, इस दीवार पर एक साथ 4 घुड़सवार चल सकते हैं। अब देखिए, एक इतिहासकार है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना इटली में एक दुर्ग है, उसका नाम है एट्रुस्कन। एट्रुस्कन से कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना की है। तो आप इसका भी ध्यान रखना। तो देखिए, कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना एट्रुस्कन से की है। ये दुर्ग कहां पर है? इटली देश के अंतर्गत है। तो देखिए, आप एक बार कुंभलगढ़ दुर्ग को देख लीजिए किस प्रकार का ये दिखता है। ये देखिए, ये कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुछ इस प्रकार का कुंभलगढ़ आपको दिखेगा जब आप वहां पर जाएंगे। तो चलिए वापस चलते हैं। देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में जो अगली बात आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि इसी कुंभलगढ़ दुर्ग को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ एवं मारवाड़ की सीमा पर स्थित है, इसीलिए इस दुर्ग को मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। तो आप इस बात का ध्यान भी आप रखना। देखिए,
कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ मारवाड़ सीमा का क्या कहा जाता है? प्रहरी भी कहा जाता है। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक छोटा सा दुर्ग और है। उस दुर्ग को कहा जाता है, उस छोटे दुर्ग को क्या कहा जाता है? कटारगढ़ दुर्ग। तो आप इसका भी ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के किस दुर्ग के अंदर दुर्ग है, तो किस दुर्ग के अंदर दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक छोटा सा दुर्ग और अवस्थित है, उसको कहा जाता है कटारगढ़ दुर्ग। इस कटारगढ़ दुर्ग के बारे में यह कहा जाता है कि महाराणा कुंभा कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर इस कटारगढ़ दुर्ग के अंदर ही रहा करते थे। तो आपको ध्यान रखना है, यह कटारगढ़ महाराणा कुंभा का निवास स्थान हुआ करता था। कटारगढ़ दुर्ग के बारे में यह कहा जाता है कि इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि वहां से आप पूरे मेवाड़ को देख सकते हैं, पूरे मेवाड़ में होने वाली गतिविधियों पर आप नजर रख सकते हैं। इसीलिए इस कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। तो आपको देखिए ये भी ध्यान रखना है। देखिए, अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इसकी ऊंचाई को लेकर के एक इतिहासकार हैं, उनका नाम है अबुल फजल। अबुल फजल ने क्या कहा है कि ये इतना अधिक ऊंचा है कि इसको नीचे से जब ऊपर की ओर यूं देखते हैं तो सर की पगड़ी गिर जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। देखिए, कटारगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि ये इतनी ऊंचाई पर है कि इसे नीचे से ऊपर देखते समय सिर की पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में आपको जो अगली बात ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में दो तालाब अवस्थित हैं, दो कुंड अवस्थित हैं। उन कुंडों का या तालाबों का नाम क्या है? एक का नाम तो है मामादेव और एक का नाम है झालीबाव। तो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, लिखिए, इसी दुर्ग में मामादेव कुंड व झालीबाव का कुंड भी अवस्थित है। और हमने क्या देखा है कि इसी मामादेव कुंड के तट पर महाराणा कुंभा का जो पुत्र था उदा, इनकी हत्या करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि इसी मामादेव कुंड के पास में एक स्थान है, उस स्थान को कहा जाता है मामावट। मामावट स्थान पर राणा कुंभा ने एक कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। तो देखिए, लिखिए, कुंभा ने मामादेव कुंड के निकट मामावट स्थान पर कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था। अब देखिए, एक समाज सुधारक हैं, एक इतिहासकार हैं, उनका नाम है हरविलास सारदा। हरविलास सारदा ने क्या किया था? बाल विवाह का उन्मूलन करने के लिए अपना योगदान दिया था। सारदा एक्ट उनके कहने पर, उनके प्रयासों से बना था। हरविलास सारदा क्या कहते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कि कुंभलगढ़ दुर्ग महाराणा कुंभा की सैनिक एवं रचनात्मक मेधा का एक महान प्रतीक है। तो आपको ये स्टेटमेंट भी ध्यान रखना है कि हरविलास सारदा कुंभलगढ़ के बारे में क्या कहते हैं। तो देखिए, लिखिए, हरविलास सारदा ने कुंभलगढ़ को कुंभा की सैनिक एवं रचनात्मक मेधा का एक महान प्रतीक बताया है। एक और इतिहासकार हैं, उनका नाम है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कुंभलगढ़ के बारे में क्या कहते हैं? तो ये स्टेटमेंट भी आपको ध्यान रखना। तो लिखिए, गोपीनाथ शर्मा इसे कुंभा की सामरिक और रचनात्मक गुणों की उपलब्धि मानते हैं। तो इस स्टेटमेंट को भी आप याद रखना। तो ये था कुंभलगढ़ दुर्ग। जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी करीब करीब मैंने यहाँ पे लिख दी है। आरएस मेंस के लिए अगर कुछ बातें रहेंगी तो वो हम कहाँ देखेंगे? आर्ट और कल्चर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें कुछ एक दो अन्य बातें भी इसके बारे में हम लिख लेंगे। ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है वो। महत्वपूर्ण जो वनडे एग्जाम के हिसाब किताब से जो भी बातें थी वो हमने यहाँ पे कर ली है। तो आप डरो मत, करीब करीब मैंने सब कुछ करवा दिया है। तो अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार कुंभलगढ़ दुर्ग को आप और देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में इसकी इमेज रहे कि कुंभलगढ़ दुर्ग किस प्रकार का दिखता है। तो देख लीजिए एक बार, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। और अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे। देखिए, एक बात का और ध्यान रखना, मैंने कुंभलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण समय है, निर्माण का समय है, उसके बारे में आपको नहीं बताया है। क्यों नहीं बताया है? क्योंकि अलग अलग ऑथेंटिक बुक्स में कुंभलगढ़ का जो निर्माण का समय है अलग अलग मिलता है, इसीलिए उस पर विवाद रहेगा। तो उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए देखिए, अब जो अगला महत्वपूर्ण दुर्ग आता है राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया, उसका नाम है बसंतीगढ़। बसंतीगढ़ दुर्ग राणा कुंभा ने कहां पर बनवाया था? बसंतीगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने सिरोही में करवाया था। बसंतीगढ़ दुर्ग के बारे में आपको जो बात ध्यान रखनी है वो क्या है कि इसी बसंतीगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ की पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहा जाता है।
एक बात और ध्यान रखना बसंतीगढ़ दुर्ग के बारे में, वो क्या है कि महाराणा कुंभा ने जब सिरोही में बसंतीगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था तो इसी दुर्ग के अंदर महाराणा कुंभा ने भगवान विष्णु को समर्पित, भगवान विष्णु को निमित्त 7 जलाशयों का निर्माण भी करवाया था। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। अगला जो दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनाया था उस दुर्ग को कहा जाता है मचान दुर्ग। कौन सा? मचान दुर्ग। मचान दुर्ग कहां पर है? यह दुर्ग भी सिरोही में ही है। मचान दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने क्यों करवाया था? मेर जाति से बचाव हेतु, मेरों से बचाव हेतु। अगला जो दुर्ग है वो कौन सा है? उस दुर्ग को कहा जाता है बैराट दुर्ग। कौन सा? बैराट दुर्ग। बैराट दुर्ग कहां पर अवस्थित है? बैराट दुर्ग वर्तमान भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है, कोलन और बदनौर के निकट। तो देखिए लिखिए, कोलन और बदनौर के निकट भीलवाड़ा में है। देखिए ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूज होगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बैराट दुर्ग कहां पर है तो आप क्या करोगे? भीलवाड़ा में है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि बैराट की सभ्यता कहां पर है तो उसका आंसर अलग हो जाएगा। बैराट की सभ्यता कहां पर अवस्थित है? जयपुर जिले में। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, तो देखिए नोट डाल करके हम लिखेंगे बैराट की सभ्यता जयपुर जिले में अवस्थित है। इसके अलावा महाराणा कुंभा ने जो अगला दुर्ग बनाया उस दुर्ग को कहा जाता है भोमट का दुर्ग। भोमट का दुर्ग वर्तमान में राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखना, बाड़मेर जिले के अंतर्गत भोमट का दुर्ग वर्तमान में आता है। इन सब दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, लेकिन एक दुर्ग ऐसा भी है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने नहीं कराया, बल्कि पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। पुनर्निर्माण का मतलब फिर से बनवाया था, पहले से वो बना हुआ था लेकिन महाराणा कुंभा ने उसको रिनोवेट करवाया था, उसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो उस दुर्ग का नाम क्या है? अचलगढ़। अचलगढ़ का दुर्ग कहां पर है? वर्तमान में राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत आता है? सिरोही में, आबू के पास में। तो देखिए महाराणा कुंभा ने आबू में अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण भी करवाया था। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? परमार शासकों ने। महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण क्यों करवाया था? ताकि गुजरात से होने वाले आक्रमणों पर नजर रखी जा सके, उनको वहीं की वहीं दबाया जा सके, रोका जा सके। तो देखिए लिखिए, महाराणा कुंभा ने सिरोही में अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण परमारों के प्राचीन दुर्ग के अवशेषों पर समसामरिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु करवाया था। समसामरिक उद्देश्य क्या थे महाराणा कुंभा के? गुजरात से होने वाले आक्रमणों का मार्ग अवरुद्ध करना, उन पर नजर रखना और उनको मेवाड़ में प्रवेश करने से पहले ही उनको वहां पर रोक देना। तो देखिए ये था। अचलगढ़ दुर्ग में ही महाराणा कुंभा ने एक दो काम और किए थे। क्या क्या काम किए थे? ऐसा कहा जाता है कि महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग में एक तो बनाया था ओखा रानी का महल या ओखा मंडल महल, और एक झील का निर्माण कराया था। उस झील को कहा जाता है सावन भादो झील। तो आपको यह भी ध्यान रखना। तो देखिए लिखिए, यहीं पर राणा कुंभा ने ओखा मंडल महल एवं सावन भादो झील का निर्माण भी करवाया था। और क्या करवाया था? कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो देखिए लिखिए, एवं कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण भी करवाया था। दोस्तों ये जो कुंभ स्वामी का मंदिर है, देखिए एक मंदिर तो महाराणा कुंभा ने कहाँ निर्माण कराया है? कुंभ स्वामी का अचलगढ़ में। एक मंदिर हमने पढ़ा है कहां पर? मामादेव कुंड के निकट मामावट स्थान पर भी कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया है। और एक मंदिर का निर्माण ये करवाएंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा की पुस्तक में महाराणा कुंभा द्वारा बनवाए गए 3 कुंभ स्वामी मंदिरों का उल्लेख मिलता है। और ऐसा कहा जाता है कि इन कुंभ स्वामी मंदिरों को कुंभ श्याम के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए लिखिए दोस्तों, एक बात का आप ध्यान रखना, ये जो सावन भादो झील है, सावन भादो झील का निर्माण राणा कुंभा ने कहां पर करवाया है? अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में। सावन भादो के नाम से एक महल भी आता है, उस महल का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सावन भादो महल कहां पर है तो सावन भादो महल का आप कहां बताओगे? सावन भादो महल है भरतपुर जिले के अंतर्गत। तो देखिए लिखिए, सावन भादो महल कहां पर है? डीग भरतपुर। डीग भरतपुर में एक जगह है, डीग में सावन भादो महल भी है। और सावन भादो झील कहां पर है? सावन भादो झील है अचलगढ़ में, सिरोही में। तो चलिए दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए, ऐसा कहा जाता है कि महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण भी करवाया था। इसीलिए महाराणा कुंभा को चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखना। लिखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया था, इसीलिए महाराणा कुंभा को चित्तौड़ का आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के पुनर्निर्माण के साथ ही चित्तौड़गढ़ में कुछ मंदिरों का निर्माण भी करवाया था और अन्य भी कुछ निर्माण कराए थे। तो देखिए
आइए जानते हैं उनके बारे में। जो मंदिर बनवाए थे महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, उनमें से प्रमुख कौन कौन से हैं? कुंभ स्वामी मंदिर या कुंभ श्याम मंदिर एवं श्रृंगा चौरी मंदिर। तो देखिए लिखिए, कुंभ स्वामी मंदिर एवं कुंभ श्याम मंदिर एवं श्रृंगा चेरी मंदिर, श्रृंगा चेरी नहीं श्रृंगा चौरी मंदिर। तो देखिए ये मंदिर महाराणा कुंभा ने बनवाए थे। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि महाराणा कुंभा के शासनकाल से पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आने जाने के लिए सड़क नहीं थी, रथ मार्ग नहीं था। महाराणा कुंभा ने अपने शासनकाल में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आने जाने के लिए सड़क का निर्माण करवाया था एवं रथ मार्ग का निर्माण करवाया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चित्तौड़ में जाने के लिए सड़क एवं रथ मार्ग का निर्माण करवाया किसने? महाराणा कुंभा ने। इसके अलावा देखो ऐसा कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक मंदिर है, उसको कहा जाता है मीरा मंदिर। मीरा मंदिर नाम उसका बाद में पड़ा। शुरुआत में जब उसका निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया था तो एक विष्णु मंदिर के रूप में उसका निर्माण कराया था। ऐसा कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो मीरा मंदिर है, उस मीरा मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। लेकिन मेवाड़ में मीरा मंदिर के नाम से 2 मंदिर है। एक मंदिर तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, जबकि जो दूसरा मंदिर है वो कहां पर है? उदयपुर के कैलाशपुरी में, जहां पर कि एकलिंग जी का मंदिर है। एकलिंग जी के मंदिर के पास में भी एक मीरा मंदिर है। इन दोनों मीरा मंदिरों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो आपको ध्यान रखना है। देखिए, एकलिंग जी एवं चित्तौड़गढ़ में अवस्थित मीरा मंदिरों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। इसके अलावा महाराणा कुंभा ने क्या निर्माण करवाए थे? तो देखिए ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान का जो वर्तमान पाली जिला है, पाली जिले में एक स्थान आता है, उस स्थान को कहा जाता है रणकपुर। रणकपुर में जैनियों का एक बहुत बड़ा मंदिर है। उस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसका निर्माण महाराणा कुंभा के योगदान से एक जैन व्यक्ति, एक जैन श्रेष्ठी धरणक सेठ ने करवाया था। तो देखिए लिखिए, महाराणा कुंभा के काल में रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण जैन श्रेष्ठी धरणक सेठ ने कराया था। इस मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? इस मंदिर को जाना जाता है चौमुखा जैन मंदिर के नाम से। क्यों? क्योंकि इस मंदिर में आदिनाथ या भगवान ऋषभ देव की एक 4 मुंह वाली मूर्ति स्थापित की गई है। तो देखिए लिखिए, यह चौमुखा मंदिर भगवान आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित है। कंफ्यूज मत होना, आज ही क्लास में हमने बात करी है आदिनाथ या ऋषभ देव एक ही भगवान के 2 अलग अलग नाम हैं। तो आदिनाथ आ जाए तो भी कंफ्यूज मत होना, ऋषभ देव आ जाए तो भी कंफ्यूज मत होना। अब देखिए इस जैन मंदिर के बारे में जो अगली बात आती है वो क्या आती है? इस जैन मंदिर का शिल्पी कौन था? इस जैन मंदिर का ठेकेदार कौन था? उस ठेकेदार का नाम भी आपसे पूछा जाता है। तो इस मंदिर का जो निर्माण कार्य किया था वो किया था एक दीपा या देपाक नाम के शिल्पी ने। तो आपको उस व्यक्ति का नाम भी ध्यान रखना है। देखिए लिखिए, इस मंदिर का निर्माण दीपा या देपाक नाम के शिल्पी के निर्देशन में हुआ था। इस मंदिर की विशेषता क्या है? तो ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में 1444 खंबे लगे हुए हैं। 1444 खंभों पर यह मंदिर टिका हुआ है। इसीलिए इतने सारे खंभों के कारण इस मंदिर को खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। तो देखिए लिखिए, इस मंदिर को इसके 1444 खंभों के कारण खंभों का क्या कहा जाता है? अजायब घर भी कहा जाता है। अगली विशेषता जो इस मंदिर की है वो क्या है? तो आप एक बार इस मंदिर को देखिए। ये देखिए, ये जो मंदिर है रणकपुर का चौमुखा जैन मंदिर है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। इसमें मंदिर के अंदर कई मंदिर बने हुए हैं। देखिए आपको ये कई गुंबज दिख रही होगी, मंदिरों की अलग अलग गुंबज आपको दिख रही होगी। इनको क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में 85 शिखर और 24 मंडप बने हुए हैं। मंडप किसे कहते हैं? छोटे मंदिरों को। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो देखिए, चलिए वापस देखिए, 1444 खंभों के अलावा इस मंदिर में 24 मंडप एवं 85 शिखर भी है। देखिए आप वापस से एक बार देख लीजिए ये मंदिर किस प्रकार का दिखता है। बहुत ही जबरदस्त मंदिर है। अगर कभी भी आप पाली जाओ, रणकपुर जाओ तो इस मंदिर को आप एक बार देख करके आओ, मंत्रमुग्ध आप हो जाओगे। तो ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। एक और बात जो रह गई इस मंदिर से संबंधित वो क्या रह गई? हमने पढ़ा है 1439 की एक प्रशस्ति के बारे में। उस प्रशस्ति को क्या कहा जाता है? 1439 की रणकपुर प्रशस्ति। वो रणकपुर प्रशस्ति इसी मंदिर में लिखी गई है। और कब लिखी गई है? 1439 ईस्वी में। तो रणकपुर प्रशस्ति के बारे में भी आप ध्यान रखना। देखिए
इस मंदिर में 1439 ईस्वी में रणकपुर प्रशस्ति की रचना भी किसी ने की थी। इस मंदिर के शिल्पी जो दीपा थे या देपाक थे, दीपा या देपाक ने ही 1439 ईस्वी की रणकपुर प्रशस्ति की रचना भी करी थी। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एक बात आपको और ध्यान रखनी है, महाराणा कुंभा के बारे में आपसे यह पूछा जाता है कि महाराणा कुंभा का जो धार्मिक नजरिया था वो किस प्रकार का था। तो महाराणा कुंभा एक धर्म सहिष्णु व्यक्ति थे। ये किस प्रकार से सिद्ध होता है कि महाराणा कुंभा एक धर्म सहिष्णु व्यक्ति थे। तो ऐसा कहा जाता है कि महाराणा कुंभा ने देखो ये जो रणकपुर का जैन मंदिर था इसका निर्माण करवाया, और क्या करवाया था, आबू में भी जैन मंदिर हैं, उन जैन मंदिरों पे जो तीर्थ यात्री उस समय जाते थे उनसे कर लिया जाता था। महाराणा कुंभा के समय से पहले उनसे कर लिया जाता था, लेकिन महाराणा कुंभा ने उन तीर्थ यात्रियों से कर उगाही बंद कर दी थी। इससे ये सिद्ध होता है कि महाराणा कुंभा एक धर्म सहिष्णु व्यक्ति थे। तो देखिए लिखिए, रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण में योगदान व आबू के जैन मंदिरों की यात्रा करने वाले यात्रियों से कर उगाही बंद कर देना महाराणा कुंभा को धर्म सहिष्णु सिद्ध करता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगर आप आरएस मेंस दे रहे हैं तो महाराणा कुंभा के बारे में इस प्रकार की बातें आप लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। और देखिए एक बात आप यहाँ पे और लिखिए, ये रणकपुर का जैन मंदिर है वो कहाँ पर है, ये है राजस्थान के पाली जिले में। तो ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं महाराणा कुंभा का जो प्रमुख शिल्पी था उसका नाम था मंडन, जिसने कि कुंभलगढ़ दुर्ग का नक्शा तैयार किया था, जिसका वास्तुकार था। तो देखिए लिखिए, महाराणा कुंभा के दरबार में प्रसिद्ध शिल्पी मंडन आश्रित था। मंडन से संबंधित जो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे वो कौन से आएंगे, मंडन ने कुछ पुस्तकों की रचना करी थी। तो कौन कौन सी पुस्तकों की मंडन ने रचना करी थी और उनमें हमें किस किस प्रकार का ज्ञान मिलता है, इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। तो देखिए लिखिए, मंडन द्वारा लिखित पुस्तकें। पहली पुस्तक कौन सी है, राजवल्लभ। कौन सी, राजवल्लभ। इस पुस्तक में कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है, किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है, तो शिल्प शास्त्र का ज्ञान हमें इसमें प्राप्त होता है। अगली जो पुस्तक है वो कौन सी है, देव मूर्ति प्रकरण। ये एक मूर्ति कला से संबंधित पुस्तक है। तो देखिए, मूर्ति कला से संबंधित पुस्तक है। अगली जो पुस्तक है वो कौन सी है, रूप मंडन। यह भी एक मूर्ति कला से संबंधित पुस्तक है। अगली जो पुस्तक है वो कौन सी है, प्रसाद मंडन। प्रसाद का अर्थ क्या होता है, महल। इस पुस्तक में हमें महल निर्माण एवं मंदिर निर्माण की जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से महल एवं मंदिरों का निर्माण किया जाना चाहिए। अगली जो पुस्तक है वो कौन सी है, वास्तु मंडन। इसमें हमें वास्तुकला से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है। अगली जो पुस्तक है वो कौन सी है, वास्तुसार या वास्तुशास्त्र। इसमें भी वास्तुकला से संबंधित ज्ञान ही हमें प्राप्त होता है। अगली जो पुस्तक है वो कौन सी है, कोदंड मंडन। कोदंड मंडन पुस्तक में हमें धनुष कला का ज्ञान प्राप्त होता है। तो आप ध्यान रखना, मंडन वैसे एक शिल्पी है लेकिन इसने धनुष कला से संबंधित पुस्तक भी एक लिखी है। तो उस पुस्तक को क्या कहा जाता है, कोदंड मंडन। तो इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना, कोदंड मंडन धनुष कला से संबंधित पुस्तक है। अगली जो पुस्तक हमें मिलती है वो कौन सी मिलती है, वैद्य मंडन। वैद्य मंडन में हमें आयुर्वेद के जो नियम है, आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो हमें प्राप्त होता है। तो आप इसका भी ध्यान रखना कि वैद्य मंडन ने आयुर्वेद से संबंधित एक पुस्तक की रचना भी करी थी। अगली जो पुस्तक है वो कौन सी है, सगुन मंडन। सगुन मंडन में हमें ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त होता है, शुभ एवं अशुभ का ज्ञान प्राप्त होता है। तो आप इसका भी ध्यान रखना। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि मंडन का पूरा परिवार ही वास्तुकला से संबंधित था। सारे के सारे इसके जो परिवार के लोग थे वे क्या थे, शिल्पी थे। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखो, मंडन का पूरा परिवार वास्तुशास्त्र का ज्ञाता एवं शिल्पी था। मंडन के एक भाई था जिसका नाम क्या था, नापा या नाथा। तो इसका भी आप ध्यान रखना। देखो, मंडन के एक भाई था जिसका नाम क्या था, नापा या नाथा नाम था। इस नापा या नाथा ने भी एक पुस्तक की रचना करी थी। ये जो पुस्तकें किसने लिखी है, मंडन ने लिखी है। लेकिन जो मंडन का भाई है नापा या नाथा, इसने भी एक पुस्तक लिखी थी, उसके बारे में भी पूछा जाता है। तो नाथा ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, वास्तु मंजरी। तो देखिए, मंडन के भाई नापा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, वास्तु मंजरी। इसके अलावा मंडन के दो पुत्र थे। इनके दो पुत्रों का नाम क्या क्या था, गोविंद एवं ईश्वर। तो इनके बारे में भी आपको लिखना है। तो लिखिए, मंडन के दो पुत्र थे जिनमें एक का नाम गोविंद और दूसरे का नाम क्या था, ईश्वर था। जो मंडन का पुत्र था गोविंद, गोविंद ने भी 2-3 पुस्तकों की रचना करी थी। कौन कौन सी पुस्तकों की रचना करी थी गोविंद ने,
उद्धार धोरणी, कलानिधि एवं द्वार दीपिका। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए मंडन के पुत्र गोविंद द्वारा रचित ग्रंथ उद्धार धोरणी, कलानिधि एवं द्वार दीपिका। तो इनका आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे महाराणा कुंभा के संगीत एवं साहित्य प्रेम के बारे में। महाराणा कुंभा के संगीत प्रेम में आपको जो सबसे पहली बात ध्यान रखनी है वो क्या है, महाराणा कुंभा के संगीत गुरु का नाम आपको ध्यान रखना है। तो महाराणा कुंभा के संगीत गुरु कौन थे, संगीताचार्य श्री सारंग व्यास। ध्यान रखना है दोस्तों आपको, देखिए संगीताचार्य श्री सारंग व्यास महाराणा कुंभा के कौन थे, संगीत गुरु थे। लेकिन महाराणा कुंभा के एक चित्रकला गुरु भी थे, तो आपको उनका नाम भी ध्यान रखना है। महाराणा कुंभा के चित्रकला गुरु का नाम क्या था, जैनाचार्य श्री हीरानंद। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। देखिए महाराणा कुंभा के चित्रकला गुरु जैनाचार्य श्री हीरानंद थे। महाराणा कुंभा ने कई प्रकार के संगीत ग्रंथों की रचना करी थी, तो आइए उनके बारे में जानते हैं। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत ग्रंथ, महाराणा कुंभा द्वारा रचित जो पहला और सबसे प्रमुख संगीत ग्रंथ है उसका नाम क्या है, संगीत राज। संगीत राज के बारे में बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। पहली बात क्या है संगीत राज से संबंधित, कि ये जो ग्रंथ है संगीत राज कितने भागों में विभक्त है, तो संगीत राज ग्रंथ 5 भागों में विभक्त है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखना। इसके जो 5 भाग है उन 5 भागों का नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो संगीत राज का जो पहला भाग है वो पहला भाग कौन सा है, पाठ्य रत्न कोश। पहले पढ़ो, पढ़ने के बाद में क्या करो, गाओ, तो गीत रत्न कोश। तीसरा क्या है, गाने के बाद में क्या करो, बजाओ, तो वाद्य रत्न कोश। बजाने के बाद में क्या होगा, गाएंगे और बजाएंगे तो नृत्य करने का मन करेगा, तो नृत्य रत्न कोश। और जब व्यक्ति कोई नृत्य करता है तो उसको आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद को क्या कहा जाता है, रस, तो रस रत्न कोश। ये 5 भाग हैं संगीत राज ग्रंथ के। कौन कौन से, पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। तो इसके बारे में आप ध्यान रखना। इसके अलावा जो महाराणा कुंभा ने संगीत ग्रंथ लिखे थे उनमें से जो अगला संगीत ग्रंथ है वो कौन सा है, संगीत मीमांसा। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है, कौन सा ग्रंथ है, संगीत मीमांसा। संगीत मीमांसा के अलावा जो अगला ग्रंथ आता है वो कौन सा आता है, संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर के बारे में आप इतनी सी बात ध्यान रखना कि संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है महाराणा कुंभा ने नहीं लिखा था, बल्कि संगीत रत्नाकर की टीका महाराणा कुंभा ने लिखी थी। टीका क्या होती है, किसी भी बड़े ग्रंथ को अपनी भाषा में छोटी उसकी टिप्पणी लिखना, उसको छोटे रूप में लिखना, उसी को कहा जाता है टीका। तो महाराणा कुंभा ने संगीत रत्नाकर जो कि एक संगीत ग्रंथ था, संगीत ग्रंथ पर टीका लिखी थी, संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी थी। तो आप इसके ऊपर विशेष तौर पे ध्यान रखना। अगला जो ग्रंथ आता है महाराणा कुंभा का वो कौन सा आता है, सूड प्रबंध। कौन सा, सूड प्रबंध। ये सभी के सभी संगीत ग्रंथ दोस्तों, इसका ध्यान रखना, सूड प्रबंध। सूड प्रबंध के बाद में जो अगला ग्रंथ आता है वो कौन सा आता है, संगीत सुधा प्रबंध। अगला जो ग्रंथ आता है वो कौन सा आता है, कामराज रतिसार। कौन सा, कामराज रतिसार। ये ग्रंथ काम सूत्र से संबंधित है। अगला जो ग्रंथ आता है वो कौन सा लिखा था महाराणा कुंभा ने, संगीत क्रम दीपिका। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। अगला कौन सा है, हरिवर्तिका। एक और जो बच गया वो कौन सा है, वाद्य प्रबंध। कुछ इतने प्रकार के महाराणा कुंभा ने संगीत ग्रंथों की रचना करी थी, तो आपको इनका विशेष तौर पे ध्यान रखना है। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे महाराणा कुंभा द्वारा रचित टीकाओं के बारे में। टीका क्या होती है, हमने बात कर ली कि किसी भी बड़े ग्रंथ को पढ़ करके उसको अपने शब्दों में छोटे रूप में लिखना, उसकी टिप्पणी लिखना टीका कहलाती है। महाराणा कुंभा की जो सबसे प्रमुख टीका है उसको कहा जाता है रसिक प्रिया। तो देखिए, लिखिए, महाराणा कुंभा ने रसिक प्रिया की रचना करी थी। रसिक प्रिया क्या है, एक जयदेव नाम के लेखक थे, उन्होंने एक ग्रंथ की रचना करी थी जिसको कहा जाता है गीत गोविंद। महाराणा कुंभा ने जयदेव द्वारा रचित ग्रंथ गीत गोविंद का अध्ययन किया और उसको अपनी लैंग्वेज में लिखा और उसको कहा जाता है रसिक प्रिया। तो देखिए, रसिक प्रिया क्या है, जयदेव की गीत गोविंद की टीका है। किसने की थी इसकी रचना, महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने एक और टीका की रचना करी थी, उसको कहा जाता है चंडी शतक। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। देखो, महाराणा कुंभा ने चंडी शतक की टीका भी लिखी थी। एक टीका कौन सी लिखी थी, हमने पीछे बात कर ली है। महाराणा कुंभा ने संगीत रत्नाकर का जो ग्रंथ था उस पर भी महाराणा कुंभा ने संगीत रत्नाकर की
टीका लिखी थी। तो ये 3 प्रकार की टीकाएं महाराणा कुंभा ने लिखी थी। अब देखिए महाराणा कुंभा एक उपाधि धारण करते थे। उस उपाधि को क्या कहा जाता था? उस उपाधि को कहा जाता था अभिनव भट्टाचार्य। देखिए महाराणा कुंभा अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि धारण करते थे। इस उपाधि को धारण करने से क्या होता है, क्या प्रतीत होता है? इससे यह प्रतीत होता है कि महाराणा कुंभा एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, बहुत बड़े संगीत प्रेमी थे। तो देखिए जिससे यह प्रतीत होता है कि वे स्वयं एक महान संगीतकार थे। अब देखिए जो अगली बात आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि महाराणा कुंभा कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? आपसे यह भी पूछा जाता है। तो महाराणा कुंभा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, महाराणा कुंभा स्वयं एक अच्छे वीणा वादक थे। अब देखिए महाराणा कुंभा के दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान था, उसका नाम था कान्य व्यास। तो कान्य व्यास के बारे में भी आप लिखिए। कान्य व्यास ने क्या किया था? कान्य व्यास ने एक ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ को कहा जाता है एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य किसने लिखा था? कान्य व्यास ने। लेकिन कान्य व्यास ने पूरे एकलिंग महात्म्य की रचना नहीं करी थी, बल्कि एकलिंग महात्म्य का जो प्रारंभिक भाग है, 2 भागों में यह विभक्त है एकलिंग महात्म्य। इसका जो प्रारंभिक भाग है उसको कहा जाता है राजवर्णन। और राजवर्णन की रचना किसने करी थी? स्वयं महाराणा कुंभा ने करी थी। तो देखिए लिखिए, एकलिंग महात्म्य के प्रारंभिक भाग को क्या कहा जाता है? राजवर्णन कहा जाता है। राजवर्णन की रचना किसने करी थी? महाराणा कुंभा ने करी थी। और जो उसका द्वितीय भाग है, राजवर्णन के अलावा जो एकलिंग महात्म्य का बाकी का जो भाग बच गया, उसकी रचना किसने करी थी? कान्य व्यास ने करी थी। तो देखिए लिखिए, जबकि संपूर्ण एकलिंग महात्म्य की रचना कान्य व्यास द्वारा की गई थी। संपूर्ण एकलिंग महात्म्य की रचना किसके द्वारा की गई थी? कान्य व्यास के द्वारा की गई थी। इसके अलावा भी आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि महाराणा कुंभा के एक पुत्री भी थी। इनकी पुत्री का नाम क्या था? रमाबाई। रमाबाई भी एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थी। और जो जावर की प्रशस्ति है, जावर का शिलालेख है, जावर के शिलालेख में महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई को वागीश्वरी कह करके संबोधित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है। देखो महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई भी एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थी। रमाबाई को वागीश्वरी के नाम से जाना जाता था। और ये हमें कहां से पता चलता है? जावर की प्रशस्ति से। देखो रमाबाई के बारे में ऐसा कहा जाता है कि महाराणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई को जो चांदी की खानों वाला क्षेत्र था मेवाड़ में, जावर उपहार में दे दिया था। तो देखिए लिखिए, महाराणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई को चांदी की खानों वाला क्षेत्र जावर उपहार में दे दिया था। लेकिन गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा की पुस्तक में यह लिखा हुआ है कि रमाबाई को जो जावर उपहार में दिया था राणा कुंभा ने नहीं दिया था, बल्कि जो राणा कुंभा के पुत्र थे रायमल, जो रमाबाई के क्या लगेंगे? भाई लगेंगे। रायमल ने रमाबाई को जावर की खानों वाला क्षेत्र उपहार में दिया था। वैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखिए अगली बात जो है वो क्या है? इस रमाबाई ने, महाराणा कुंभा की जो पुत्री थी रमाबाई ने, जो मंडन का पुत्र था, मंडन के कितने पुत्र थे? 2। एक का नाम था गोविंद और एक का नाम था ईश्वर। इस रमाबाई ने ईश्वर से, मंडन के पुत्र ईश्वर से जावर में रमा स्वामी मंदिर एवं रमा कुंड का निर्माण भी करवाया था। तो देखिए लिखिए, रमाबाई ने मंडन के पुत्र ईश्वर से रमा कुंड एवं रमा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। कहां पर? जावर में करवाया था। रमाबाई का संबंध अगर कहीं पर भी आपसे पूछ लिया जाए तो जावर से कर देना। तो ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे महाराणा कुंभा के दरबार में रहने वाले जैन विद्वानों के बारे में। देखिए इन जैन विद्वानों के नाम भी आपसे पूछे जाते हैं और ये पूछ लिया जाता है कि महाराणा कुंभा के दरबार में जो प्रसिद्ध जैन विद्वान रहा करते थे वे कौन कौन से थे। तो देखिए जिन विद्वानों के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये सब के सब विद्वान कहाँ रहा करते थे? महाराणा कुंभा के दरबार में। इनके नाम क्या क्या हैं? तो देखिए, सोम सुंदर, सुंदर सूरी, सुंदर गणी, मुनि सुंदर, भुवन सुंदरी, जयचंद्र सूरी और सोमदेव तथा माणिक्य, ये कुछ विद्वान हैं। इनके नाम आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखिए राणा कुंभा अपने अंतिम दिनों में उन्मादी रोग से पीड़ित थे और सन 1468 ईस्वी में इनका जो बड़ा पुत्र था उदय सिंह, इसने मामादेव तालाब के तट पर महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी। तो देखिए लिखिए, महाराणा कुंभा अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्मादी रोग से पीड़ित थे। 1468 ईस्वी में कुंभा की हत्या इनके पुत्र उदा द्वारा मामादेव तालाब पर की गई थी।
इसीलिए इस उदा को क्या कहा जाता है, मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और महाराणा कुंभा की जो छतरी है वो कहां पर है, कुंभलगढ़ दुर्ग में अवस्थित है। तो चलिए दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आज की आखिरी स्लाइड की ओर चलेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे महाराणा कुंभा के बारे में, विभिन्न इतिहासकारों के मतों के बारे में कि विभिन्न इतिहासकार, बड़े बड़े इतिहासकार महाराणा कुंभा को लेकर के कैसी सोच रखते हैं। तो देखिए, इनमें समझाने का कुछ भी नहीं है, ज्यों की त्यों आपको याद करना है बिना किसी हेर फेर के। तो देखिए, लिखिए, गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं महाराणा कुंभा के बारे में, कुंभा केवल युद्ध कला में ही महान नहीं थे, वरन शांति की उपलब्धियों में भी सर्वोपरि है। जो कि तो याद करना है आपको बिना किसी हेरफेर के, ठीक है। अगले इतिहासकार कौन से हैं, उनका नाम है गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा। गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा क्या कहते हैं, देखिए, महाराणा कुंभा जैसे वीर एवं युद्ध कुशल थे, वैसे ही पूर्ण विद्या अनुरागी एवं स्वयं बड़े विद्वान और विद्वानों का सम्मान करने वाले भी थे। ये कौन कहता है, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा। अगले इतिहासकार कौन से आते हैं, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं महाराणा कुंभा के बारे में, तो देखिए, उसमें महाराणा हम्मीर की शक्ति, लाखा का कला प्रेम और वह प्रतिभा भी थी जिसने गग्गर के तट पर फिर से मेवाड़ के झंडे को स्थापित कर अस्थायी प्रतिष्ठा अर्जित करी। ये कौन कहता है, कर्नल जेम्स टोड। अगले जो इतिहासकार हैं वे कौन हैं, हरविलास सारदा। हरविलास सारदा महाराणा कुंभा के बारे में क्या कहते हैं, तो देखिए, कुंभा एक महान शासक, एक सेनाध्यक्ष, एक महान निर्माता और वरिष्ठ विद्वान थे एवं राणा कुंभा राजस्थानी शासकों में ही नहीं बल्कि भारतीय शासकों में भी अग्रणीय थे। तो ये थे बड़े बड़े इतिहासकारों के मत महाराणा कुंभा को लेकर के। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम केवल इतना ही करेंगे। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।